जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल राइट हमारा कहाँ से कहाँ तक है। फंडामेंटल राइट्स। हाँ 12 to 35। देखो मोस्टली होता क्या है कि हमारे दिमाग में 14 से ही भरा रहता है दिमाग में। होता सभी पढ़ते जरूर है हम सब लोग यहाँ से, लेकिन हमारे दिमाग में एक ही भरा रहता है कि यहाँ से 40 से होगा। तो 40 से ही हम पढ़ते हैं दिमाग में वो, क्योंकि वही इक्वालिटी ऑफ राइट वहीं से राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी से स्टार्ट हो जाता है, तो हम वहीं से शुरू कर देते हैं। बट बेसिकली ये हमारा 12 से है, और 12 से में जानना भी जरूरी है क्यों ऐसा, क्या चीज़ें ऐसी होती हैं और क्यों है ऐसा, ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसको डिटेल पे करते हैं। इसमें हम अगर आप जानते हो कि अगर हम आर्टिकल 12 लेके चलते हैं, यहाँ से हमारा स्टार्ट है, तो जाहिर सी बात है आर्टिकल 12 हम लेंगे। आर्टिकल अगर 12 की बात करते हैं ना, तो डेफिनेटली इसका क्या है, उसमें दिया हुआ है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, है ना। डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, ऑफ द स्टेट। अच्छा, ये स्टेट मीन्स ये स्टेट नहीं है, ठीक है। स्टेट का मतलब यहाँ पर नेशन से है, ठीक है। यहाँ पर स्टेट मीनिंग इज दैट इज नेशन। और नेशन यानी स्टेट, स्टेट क्योंकि पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, उस टाइम पर इंडिया को एज अ स्टेट ही नाम दिया जाता था। पहले किंगडम सिस्टम था, किंगडम से सुल्तान सिस्टम आया, ये सारा सिस्टम आया, और सो वो एक स्टेट बन गया कि इसका किंगडम है, इसका किंगडम है, इसका किंगडम, तो एक स्टेट के नाम से पहले मैक्सिमम कंट्रीज ऐसे जानी जाती थी। सो अगर हम स्टेट की डेफिनेशन देखें, स्टेट डेफिनेशन क्या होती है, डू नो अबाउट, कि कोई भी टेरिटरी है अगर पूरे उसमें, अगर टेरिटरी है, उस टेरिटरी के अंदर कोई रूल करता है, कोई किंग है और उसमें सिटीजन रहते हैं, सो उसको हम स्टेट्स बोल सकते हैं। इट मीन्स कि अगर हम बात करें इसको कि एक डेफिनेशन की, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन की बात करें, तो ये हमारा कुछ अलग हो जाएगा। इट मीन्स किसी एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर एक कुछ सिटीजन्स हो, जिसके ऊपर कोई गवर्नमेंट बॉडी हो और वो उस पे क्या कर रही हो, अपना गवर्नेंस, गवर्नेंस हो, रूल का अलग है ना, गवर्नेंस हो। हाँ जी। हाँ, नहीं नहीं ऐसे, ये तो वो ठीक है आपका अब, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है ये। अभी हम इसको ऐसे नहीं कह सकते। States definition of the state, it means the territory decided by a territory where the citizen of and citizen of the territory, and which is governed by a government or any rulers, that is called state, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेरिटरी एंड फिक्स टेरिटरी जहाँ लोग रहते हैं, where citizens of the state lives there। हाँ, governed by the गवर्नमेंट आर रूलर, उसमें आ जाता है कोई भी पार्टी, रूलर, कुछ भी ऐसा डाल सकते हो, कोई भी ऐसा, ठीक है। और एक थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख लो, एक पॉलिटिकल लैंग्वेज में लिख लो, पॉलिटी के हिसाब से भी, स्टेट इज सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटी। सिंपल सी बात है, सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटी with a permanent population, with a permanent population or citizen, or citizen, citizen. Define territory, defined territory, defined territory,
and government. And the capacity to enter relations with other states. Other states. ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, स्टेट क्या है? पॉलिटिकल एंटिटी है दैट रेगुलेट्स सोसाइटी एंड पॉपुलेशन विद अ डिफाइंड टेरिटरी या डेफिनेट टेरिटरी। कोई ऐसी जो फिक्स टेरिटरी हो, कुछ ऐसी जहां पर लोग रह रहे हो, वहां पर हो, और वहां पर कोई गवर्नमेंट भी हो। ठीक है, उसी को हम बोल देते हैं एक स्टेट। हमारे आर्टिकल 12 में यही खास करके दिया हुआ है, इसी चीज को हम देख सकते हैं, द टर्म स्टेट। अब हमारे हमारे यहाँ आपने इस पॉइंट को लिख लिया ना? ठीक है, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, इसमें है एक स्टेट टर्म दिया है, दैट इज दिस, यानी स्टेट टर्म दिया हुआ। अब हमारे यहाँ स्टेट्स में सारा चीज आ जाएगी, यानी एक पूरी कंट्री आ जाएगी, नेशन आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा। हमारे यहाँ अगर स्टेट के अंदर इंक्लूड करें तो क्या क्या इंक्लूड के मामले में अगर देखा जाए तो दोनों चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, राइट? यूनियन टेरिटरी प्लस स्टेट, दोनों को, यूनियन एंड स्टेट दोनों मिक्स आ जाए, यानी यूनियन गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, दोनों आ जाएंगे ना इसी के अंदर, स्टेट के अंदर, क्योंकि स्टेट ही इंडिया है। ठीक है, प्लस इसी के अंदर लोग, सब आ जाएगा ना। यूनियन क्यों आ गया? यूनियन का मतलब है सारा चीज आ गया उसके अंदर। हम्म 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 हम्म, देखो उसको तो करना पड़ेगा ना। अब वहां से उठा के चलो, आप उसमें क्या 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 दिया हुआ है। कभी आपने आर्टिकल 1 की अगर बात करो, आर्टिकल 1 की चीजों को सोचो कि कैसे, क्या उसमें आर्टिकल 1 में क्या दिया हुआ है, कभी देखा है? आर्टिकल 1 में क्या दिया हुआ है? दैट, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स दिया है, और साथ ही साथ और उसके अंदर में क्या क्या पॉइंट है? अक्वायर टेरिटरी बन सकती है, इसमें नेम दिया जा सकता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर हम उसको नहीं लागू करेंगे तो हमें नई चीज नहीं मिलेगी उसमें। हम नहीं, उसमें बाद में फिर लद्दाख अलग किया गया ना, कि स्टेट बनाया गया लद्दाख, उसे से निकाल के। आपको मालूम है लद्दाख की किसी यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, स्टेट बन चुका है। तो हाँ, तो इसलिए उसको यूज करना पड़ा हमें। जब कई चीजें हम दिमाग में अपने बैठा लेते हैं, और हमें जब उसके बारे में करना होता है, तो वो हम यूज करेंगे सारे आर्टिकल। वो तो आपको परमिशन तो कोई दे, कॉन्स्टिट्यूशन हमें दे रहा है तभी तो हम कर पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो हम सही से लीगली वे पे कैसे जा पाएंगे? लीगल अगर चलना है हमें तो हमें वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें यही था ना, आर्टिकल 1 में तो ये चीज दी है ऑलरेडी, इस चीज के बारे में, नेम ऑफ द टेरिटरी, नेम हमने दिया, टाइप ये सारी चीजें, क्लासिफाइड करना चीजों को लेकर और इन्हें संभालना, सारी चीजें तो इसमें आ जाती हैं हमारी। ठीक है, लद्दाख भी आ गया, जम्मू कश्मीर भी आ गया, लक्षद्वीप भी आ गया, पौंडीचेरी भी आ गई, दिल्ली भी आ गया, दमन दीव आ गया, अंडमान निकोबार आ गया, चंडीगढ़ आ गया आपका, ये सब इसमें आ जाएगा आर्टिकल 1 में। हाँ, यूटी है। ठीक है, कुछ पूछ रहे हो क्या? पीओके? पीओके आएगा, लेकिन जिस दिन हम कर लेंगे अंदर तब आ जाएगा। मानते तो हम अभी भी हैं यही।
है ना, तो वो हम तो लेके चले, अगर उसके हिसाब से चले तो वो हमारा ही है। ठीक है। तो यही होता है, आपको कितना आप दिमाग लगा पा रहे हो, कितनी चीजें हो पा रही हैं। देखो, अभी पूछ रही कि सर, डू वी हैव अ क्लास टुडे। देख लो, ये हाल है बच्चों के हमारे। लिंक गई हुई है, सारी चीजें हैं। ये ठीक है, इसमें हम डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों आ जाएगा। यूनियन स्टेट गवर्नमेंट इट मींस लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस दोनों की आएंगी। ठीक है। लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस। इसके साथ साथ दूसरा यहाँ पर लोकल अथॉरिटी इसी के अंदर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, पहला ये हो गया, दूसरा इसके अंदर लोकल अथॉरिटीज। ठीक है। अथॉरिटीज यानी इसमें कौन कौन सी, जैसे म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ये सारे के सारे इसके अंदर है। और कुछ स्टेचुटरी बॉडी भी आ जाएंगे। स्टेचुटरी बॉडीज लाइक LIC, ONGC, सेल, एसेट्रा, गेल, ये सारे। इवन प्राइवेट एंटिटीज फंक्शनिंग एज ए स्टेट इंस्ट्रूमेंट, अगर प्राइवेट एंटिटी भी कोई है, वो भी हमारी फंक्शन करती है एज ए स्टेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। इसमें नोट में डाल सकते हो कि कोई भी प्राइवेट, जो भी प्राइवेट एंटिटीज होंगी, वो स्टेट इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करेंगी। ठीक है। वो अंडर द आर्टिकल 12 ही आएगी। ठीक है। ये कब हुआ, किस केस के अकॉर्डिंग इसे रखा गया कि प्राइवेट एंटिटीज को रखना चाहिए, इसमें स्टेट का इंस्ट्रूमेंट बना के रखना चाहिए, ये कहाँ मेंशन है। सो आप इसमें देख सकते हैं, इट इज मेंशन। देखो, ये क्या बच्ची कर रही है। मैंने लिंक शेयर की थी क्या बेटा, की थी ना। तो इसको क्यों नहीं दिख रही है, इसको क्यों नहीं दिख रही। नहीं की है यार, सेम लिंक है, तभी वो बच्ची वो हो रही है। ओके ओके, आपने कल वाली ही ज्वाइन की है। हाँ, वो इसीलिए कंफ्यूज हो गए। होता ना पर्टिकुलर चीज़ों को लेके ना, थोड़ा दिमाग लगाने की बात है, कई बार नहीं लगता है, क्या किया जाए। देखो इसमें, सो नोट इसमें यही है कि हाँ, पंचायत हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, ये सारे के सारे लोकल बॉडीज में आ जाती हैं, लोकल अथॉरिटीज में आ जाएंगी। स्टेचुटरी बॉडी में अगर देखा जाए तो हमारा LIC, ONGC, सेल, इसारा, गेल, ऐसे सारी चीजें आ जाएंगी। साथ ही साथ इसमें ये भी रखा गया है कि कुछ इसमें प्राइवेट फंक्शनिंग भी इसमें, जो प्राइवेट, सॉरी,
प्राइवेट एंटिटीज जो हैं उनकी जो फंक्शनिंग होती है उसको भी एज अ स्टेट इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है, स्टेट का इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। कब से हुआ? पहले ऐसा नहीं था और आर्टिकल 12 के अंडर ही रहेगा। हुआ कैसे, स्टार्ट कैसे हुआ? सो उसमें जो हमारी है उसमें स्टार्ट ऐसे होता है कि ये एक केस हुआ था, अजय हासिया, अजय हासिया केस, ठीक है, 1981। इस केस ने ये कंफर्म कर दिया कि ये हमारा आर्टिकल 12 के अंदर आएगा। है? नहीं नहीं नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो इसमें थोड़ा ना आएगा यार। वो 14 में आएगा। हम्म। हेलो, हाँ बेटा। बस इतना ही हुआ है सामने, हम आपका ही वेट कर रहे थे। मैं एकदम से दिमाग से निकल गया कि आज की लिंक मैंने नहीं भेजी, वो पुरानी लिंक ही वैसे थी, अपडेटेड थी वो, बट वो मैं भेज नहीं पाया। मुझे लगा मैंने भेज दी है और फिर इसने ज्वाइन कर लिया, तो मुझे लगा इसने ज्वाइन किया मतलब मैं भेज चुका हूँ, तो मैंने व्हाट्सअप देखा नहीं। फिर अचानक आपका मैसेज आया। खैर मैं इसमें बता देता हूँ आपको, इसमें क्या है, बड़ा ये छोटा सा है। तो आर्टिकल 12 से लेके 35, एंड इसमें फर्स्ट आर्टिकल फर्स्ट ही डिस्कस हो रहा है अभी, कि इसमें आर्टिकल 12 है, दैट इज आर्टिकल 12, जहां पर दिया है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। डेफिनेशन ऑफ द स्टेट मीन्स क्या है? यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ द स्टेट क्या होती है बेटा, आप बताओगे? हम्म। हाँ। क्या? हम्म। अदर स्टेट्स टू, यानी सिंपल सी बात, अगर और भी आज सिंपल देखोगे तो स्टेट जो होता है, स्टेट इज अ पॉलिटिकल एंटिटी दैट रेगुलेट सोसाइटी एंड पॉपुलेशन विद अ डेफिनाइट डेफिनेट टेरिटरीज, ठीक है, सर्टेन टेरिटरीज, जो फिक्स टेरिटरीज है उसके अंदर अगर चलाए, एंड विच इज गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट आर रूलर्स। ये भी है इसका डेफिनेशन, ऐसे भी रख सकते हो ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ उसका ये भी है कि वो किसी अदर कंट्रीज के साथ भी रिलेशन रख सकता है और इंटर भी कर सकता है। That is the definition of the state. Get it? Okay. नेक्स्ट पॉइंट इज कि स्टेट के अंडर में आता क्या है। स्टेट के अंडर में अगर हम बात करें, इसमें स्टेट के अंदर में हमें बहुत सारी चीजें आती हैं। नंबर वन इज दैट यूनियन एंड स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है, इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट हो यूनियन गवर्नमेंट हो, वो सारी के सारी, चाहे यूनियन टेरिटरी हो चाहे वो स्टेट टेरिटरी हो, वो सारी के सारी, एक स्टेट का मतलब यहाँ पर कंट्री से है, जो आर्टिकल 12 में दिया हुआ है, स्टेट, स्टेट वर्ड, ठीक है। यहाँ पर स्टेट वर्ड कंट्री से है, जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट दिया है वो हमारे स्टेट्स की बात कर रहा है, ठीक है। समझ आ रहा है? हाँ, सो उसके अंदर, हाँ, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स, लोकल अथॉरिटीज में कौन कौन सी आ जाएंगी? हाँ आप बताओ। हाँ, सब 12 के अंदर की ही बात कर रहा हूँ, अभी बाहर की गया ही नहीं। हाँ, दोनों। एग्जीक्यूटिव ब्रांच ये है कि एग्जीक्यूटिव कहाँ से होता है? एग्जीक्यूशन पार्लियामेंट, ब्रांचेस जहाँ पर रूल बनते हैं, एग्जीक्यूटिव, है ना। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये सारा आता है, तो दोनों चीजें आएंगी वहां ना। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे यूनियन गवर्नमेंट का हो, चाहे यूनियन टेरिटरी की बात हो, सारी चीज जगह वहीं पर बनेगा। इसके साथ साथ लोकल अथॉरिटीज भी रखी गई हैं इसमें। लाइक इसमें लोकल अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं? म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। एंड स्टेचुटरी बॉडी की अगर बात करें, स्टेचुटरी बॉडी में एल आई सी, ओ एन जी सी, सेल, गेल, एसेट्रा, आप इन्हें भी रख सकते हैं इसी के अंदर आर्टिकल 12 में ही। साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट और भी हम रखेंगे, द इवन प्राइवेट एंटिटीज जो होती हैं वो फंक्शनिंग करती हैं। प्राइवेट एंटिटीज कोई भी होगी, प्राइवेट एंटिटीज, ठीक है, नोट में अपने डाल सकते हो। द प्राइवेट
पब्लिक सेक्टर तो जो पब्लिक में है वो तो स्टेट का है ही है ना, जो पीएसयू है वो तो स्टेट की है ही है ना। स्टेट के अंदर वो तो ऑलरेडी डाल दिया गया ना, स्टेचुटरी बॉडीज आ गई और स्टेट के अंदर आ गया वो पीएसयू आ गए, वो तो अलग है। लेकिन साथ में जैसे ही कोई कंपनी भी स्टेट के अंदर चल रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर एज अ स्टेट इंस्ट्रूमेंट ही काम करेगी वो। ठीक है। हाँ, अब वो अभी आर्टिकल 12 के अंदर आएगा। आर्टिकल 12 में कब लाया गया? ये 1981 में लाई गई ये चीज, क्योंकि एक इसमें केस हुआ, दैट इज अजय हाशिया केस, 1981। इस केस के अकॉर्डिंग ये इंश्योर किया गया कि दिस इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ओके, सो इस उसमें रख सकते हो। तो लिख लो इसमें, प्राइवेट एंटिटीज फंक्शनिंग एज अ स्टेट इंस्ट्रूमेंट्स fall under Article 12 and this ensure accountability and uniform application of the fundamental rights। मतलब कोई भी, इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब यही, कोई भी इस प्राइवेट एंटिटीज है लेकिन अगर वहां के लोगों का या कुछ भी ऐसा चीज होता है तो वो भी उन लोगों के अगेंस्ट कुछ काम नहीं कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के बिना वो वहां पर रन भी नहीं कर सकता। राइट, कोई भी कंपनी कर सकती है बिना परमिशन की किसी स्टेट की? नहीं कर सकती है, क्योंकि आपकी लोकेशन, आपका एड्रेस, सब कुछ उसमें पड़ता है, वेरिफिकेशन होता है। अगर कुछ ऐसा होगा तो गवर्नमेंट टेक एक्शन अगेंस्ट द कंपनी। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेट इंस्ट्रूमेंट्स। And this also ensure accountability and uniform application of the fundamental rights. If suppose private companies or private entities violates the fundamental rights or human rights of the citizens, so people and citizen can take action against the company। ओके, लाइक अ स्टेट, जैसे कि स्टेट के अगेंस्ट कर सकते हो वैसे कंपनी के अगेंस्ट भी हो सकता है केस, सारी चीजें। ठीक है, समझ आया? यस और नो? गुड। अब आते हैं हम आर्टिकल 12 पे। आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 12 तो हो गया यार। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्या है, जानते हो आप? आर्टिकल 13 में क्या है, थोड़ा सा बता सकते हो? हम्म, बस हो गया, कोई बात नहीं। आर्टिकल 13 में पहला तो देखो, इसमें बहुत सारी चीजें, केवल एक नहीं है। आर्टिकल 13 के सारे क्लॉजेज हैं, सारी चीजें हैं। आर्टिकल 13 में एक कहीं ना कहीं एक पॉइंट आता है कि लॉ इनकंसिस्टेंट विद आर इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो आप बता रहे हो। ठीक है, ये चीज ठीक है आपकी, मैं समझ भी गए। लेकिन इसके अंदर ये लॉ इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट विद आर इन डेरोगेशन, ये है क्या चीज, मतलब कैसे आ रहा है ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? ऑल लॉ इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of the constitution। ध्यान से पॉइंट को समझना मेरे। अभी मैं इसके फिर अलग अलग पार्ट करूंगा, मैं इसको समझाऊंगा भी। ठीक है, ये केवल इतनी सी चीज फिर, क्योंकि ये नहीं, इतने में बात नहीं बनती है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको देखने से, पावर ऑफ कोर्ट, वाइड इंटरप्रिटेशन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जैसे मैं केशवानंद भारती केस, ये सारा चीज देखते हो। तो इन सभी को हमें जो पावर ऑफ कोर्ट्स है, आर्टिकल 13 क्या कहता है, एम्पावर करता है कोर्ट्स को टू इनवैलिडेट लॉ दैट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, एंड इंश्योर द सुपरमेशी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड वाइड इंटरप्रिटेशन मीन्स द टर्म लॉ जो वर्ड दिया गया है इंक्लूड्स लेजिस्लेटिव एक्ट में उसे इंक्लूड किया जाए, डेलीगेटेड
legislation and custom with the legal forces. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात करें तो कहीं ना कहीं आपने देख चुके, इसके पहले देख चुके हो केशवानंद भारती केस 1937। तो उसमें है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अफेक्टेड द फंडामेंटल राइट्स कैन बी चैलेंज्ड इफ दे वायलेटेड द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें यह है कि उसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अफेक्टिंग फंडामेंटल राइट चेंज हो सकता है, चैलेंज किया जा सकता है इसको। ठीक है, अगर बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट होता है तब। तो इसको थोड़ा सा और भी डिटेल में समझते हैं, नॉट इन इतनी सी चीज समझना है, छोटी सी चीज नहीं, इसको बहुत डिटेल में समझने की जरूरत है हमें। क्या इसमें ये है, नंबर वन इज पॉइंट, इसमें लिखते जाना है, समझते जाना है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड हैज हैज स्टेटेड about Article 13. So that is law inconsistent, consistent with or in derogation of fundamental rights. ओके, फंडामेंटल राइट्स समझते जाएं ध्यान से। अब इसके अंदर लॉ इनकंसिस्टेंट बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? लॉ इनकंसिस्टेंट। अब अगर मैं इसमें लॉ इनकंसिस्टेंट में, तो पहले तो ये है कि हमारा क्या है, ये कैसे चीज है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया immediately before the commencement of this constitution, ठीक है, यानी ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया की टेरिटरी में अगर देखा जाए, सो कैसे चीजें हुई, इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, and is so far as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to extended of such inconsistency be void। इसके साथ एक पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं कि बेसिकली इसका मेन मतलब मैं मोटो आपको बता दूं कि कोई भी स्टेट या कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया जाएगा, सिंपल सी बात है, जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। सिंपल से एक सीधी सी टर्म है, उसको हम कितना डीप में ले जाते हैं पढ़ने के लिए वो अलग बात है, लेकिन सिंपल टर्म में अगर समझ पाओ इसको, तो कोई भी ऐसा लॉ कानून स्टेट के अंदर नहीं बनेगा, ना ही प्राइवेट एंटिटीज ऐसा बनाएगी जिससे कि फंडामेंटल राइट्स किसी का वायलेट हो या उसका वायलेशन हो। समझ आ रहा है? बाकी तो थ्योरी है, थ्योरी को हम समझते जाएंगे, जितना हम पढ़ेंगे उतनी चीजें हमें और भी नॉलेज, वो मैं पढ़ाऊंगा भी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो समझना है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है ये है कि हम कैसे इसको देख पा रहे हैं। तो एक सिंपल लैंग्वेज में नोट में डाल सकते हो कि स्टेट shall नॉट मेक एनी लॉ, ठीक है, कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जिससे कि क्या हो जाए, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो, विच violates the fundamental rights of the citizen of the state।
ठीक है, इस सिंपल लैंग्वेज में। वैसे अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है, सेम चीज को लिए। द स्टेट shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part. Conferred by this part. And any law, any law made in, any law made in contravention of this clause shall to extend, extend, extent, लिख लो, extent of the contravention या बी void। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है। बट इन दिस आर्टिकल लॉ इंक्लूड्स एन एनी ऑर्डिनेंस, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom are uses having in territory of India, ठीक है, the force of law. Okay, you have to try to understand in this article exactly what is the meaning of law in this article. So in this article, the meaning of law, that is, law means includes any ordinance, includes any ordinance, order, ordinance, order, by law, rule, regulation, notification, custom, are uses having in the territory of India, having the territory of India, the force of law, the force of law. That is the meaning of law in this article. Okay, get it? Yes? And next is that law in force. What is law in force in this article? लॉ इन फोर्स, लॉ फोर्स में कब आता है डू नो, जब पास हो जाता है, ठीक है। लॉ इन फोर्स ये लॉ है, ये कोई भी ऐसा रेगुलेशन लॉ बाय ऑर्डिनेंस ऑर्डर कोई हुआ निकला हो गया, ठीक है। लेकिन फोर लॉ इन फोर्स में बात का मतलब है कि वो हमारा रूल बन चुका है, आ चुका है, रेगुलेट होना शुरू हो गया, उसके ऊपर क्या होने लगी, ऑर्डर पास होने लगे, चीजें होने लगी, तो लॉ इन फोर्स है। लॉ तभी काम करता है जब फोर्स पे आ जाए, इनएक्ट हो जाए, राइट? यस आर नो? यस। सो इसके अंदर लॉ इन फोर्स मींस इंक्लूड्स लॉ पास्ड आर मेड बाय अ लेजिस्लेचर और अदर कंपोनेंट अथॉरिटी, और अदर कंपोनेंट अथॉरिटी, हाँ, और अदर कंपोनेंट अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जल्दी ज्वाइन करो यार।
हो गया, गुड। हाँ बोलो। हाँ, इसमें यह है कि इंक्लूड्स लॉ पास्ड आर मेड बाय लेजिस्लेचर आर और आर अदर कंपोनेंट अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अदर authority in territory of India, sorry, authority in territory of India before the commencement of this constitution। इसका मीनिंग आपको कभी भी एग्जाम में एक चीज कर सकता है, पूछ सकता है। हो सकता है आपको बेवकूफ बनाने के लिए वो ऐसा चीज कह दे कि बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ऐसा लॉ पास हुआ था। तो क्या वो आर्टिकल 13 के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? यस, वो आएगा। क्योंकि उसके पहले की कोई भी अथॉरिटी के पास जो भी पावर रही होगी, वो भी लॉ इन्फोर्स में वो अगर रूल पास कर सकती है, इनएक्ट करने के लिए आपको बता सकती है, तो हम उसको रख सकते हैं ऐसे। समझ आ रहा है? हम्म। तो कभी भी ये नहीं है कि आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सारा काम कर रहा है आर्टिकल 13। नो, ये बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन भी काम करता है, करता रहा है, उसको भी रखा गया है इसी के अंदर। कि उस टाइम पर भी जो अथॉरिटी ने ये चीज की है कि भाई कोई लॉ पास किया है, कोई चीज ऐसी बनाई है कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, रेगुलेट करने के लिए कुछ तो किया होगा ना, लोगों को कंट्रोल रखने के लिए किसी भी तरीके से, या कैसे चीजें ठीक रखने के लिए। तो वो किसके अंडर में आएगा? वो भी आर्टिकल 13 में ही आएगा, लॉ इन फोर्स में ही आएगा। ठीक है। तो commencement of this constitution and not previously repealed। ठीक है। and not previously repealed notwithstanding notwithstanding that any such uh, that any such law or any part thereof may not be then in operation, either at all are in particular areas। ठीक है। एक नोट लिख लो इसमें। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, बट अभी इसके पार्ट भी पढ़ने हैं। अभी हमें क्लॉजेस। अब इसमें एक नोट लिखना, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू नथिंग in this article shall apply to any amendment of this constitution made under article 368 made under article 368। ठीक है। हम्म। क्या करो? ये क्योंकि देखो अमेंडमेंट की कोई ऐसे इसमें जरूरत नहीं है। क्यों क्यों कि नहीं होगा ये आर्टिकल में? क्योंकि अगर इसको अमेंडमेंट कर देंगे तो कहीं ना कहीं सिटीजन का हक मर जाएगा। कहीं ना कहीं आप ऐसा रूल पास करा सकते हो जो सिटीजन पे अप्लाई कर दोगे जबरदस्ती का। ठीक है। तो सिटीजन मर जाएगा ना। तो आप ऐसा क्योंकि ये यही तो बता रहा है कि आप ऐसा लॉ पास ही नहीं कर सकते, ऐसी चीजें बना ही नहीं सकते जिससे सिटीजन का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो, सिटीजन के राइट। तो अगर आपने ऐसा 368 के उसमें आपने ऐसा कुछ बना लिया, सो इट कैन बी
violated the fundamental rights. ठीक है, fundamental rights can be violated by the state government. Yes or no? Yes ना? इसलिए इसे अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा. ऐसा इसमें, हाँ, इसमें केस है, इसके अंदर ही तो आपका आता है ना. लॉ की क्या बात कर रहे हो? इसमें आप केस भारती केस देख लो, यही तो है इसका. ये भी तो अंडर आर्टिकल 13 के अंदर आएगा. आईजी गोखलनाथ गोलकनाथ क्या नाम है इसका, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस आपने देखा हो 1967. वो भी इसी के अंडर आता है, आर्टिकल अंडर 3. ठीक है. तो इसमें ये था रूल दैट पार्लियामेंट कांट अमेंड, अमेंड नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट्स के इसमें 13 को. इसीलिए ट्रीटिंग अमेंडमेंट्स एज अ लॉ अंडर द आर्टिकल 13. बल्कि उस टाइम पे गवर्नमेंट ने चाहा था, स्टेट गवर्नमेंट आपकी पंजाब की, कि हम इसको चेंज कर दें, बदल दें, लेकिन नहीं हो पाया फिर. इसके लिए मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस देख लो आप, उसमें भी यही चीज हुआ था. एल चंद्रा केस भी हुआ है. ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे इसमें. ठीक है. तो ये हुआ है, ऐसा ऐसा नहीं है. कई बार स्टेट स्टेट गवर्नमेंट तो कब, इसलिए नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, मेड अंडर द आर्टिकल 368. समझ आया? हम्म. अब आर्टिकल 13 को, आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको और इंटरप्रिटेशन जानना है, समझना है, तो हम और भी इसकी बात करें. ये तो हो गया नॉर्मल साल आर्टिकल 13 जो पढ़ते हैं हम. ठीक है. इसके अंदर मैं थोड़ा सा और एक सिंपल लैंग्वेज में आर्टिकल 13 में एक है आपका आता है पावर ऑफ कोर्ट. ये एक पॉइंट लिख सकते, पावर ऑफ कोर्ट. नंबर 2 इज वाइड इंटरप्रिटेशन. अभी इंटरप्रिटेशन में बताऊंगा आपको. इंटरप्रिटेशन. थर्ड इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. ये इसी के अंदर. अभी क्लॉज, क्लॉज को मैं बताता हूँ. अभी नॉर्मली ऐसे समझ लो आप, क्लॉज मत समझो अभी. अभी सिर्फ नॉर्मली समझो, बाकी मैं क्लॉजेस अभी बता रहा हूँ, एक साइड से लाइन से ही सारे बताऊंगा क्लॉजेस. ठीक है. तो एक नॉर्मली ऐसे समझना है. बाकी क्लॉजेस का तो क्या ही है, जितने भी चीजें आएंगी इसमें सारा का सारा हम ऐसे रख सकते हैं या वैसे पढ़ेंगे हम, कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कन्फ्लिक्ट कैसे हो रहा है, चीजें कैसी हो रही हैं, वो तो क्लॉजेस का हम अलग अलग पढ़ लेंगे. इसमें ये है कि देखो पावर ऑफ द कोर्ट क्या है. आर्टिकल 13 एम्पावर करता है कोर्ट को. पहला ये है, आर्टिकल 13 empowers the court to invalidate law, to invalidate law that violate fundamental rights. ठीक है. कोर्ट्स को एम्पावर करता है ये आर्टिकल 13 कि उसे इनवैलिडेट करे उस लॉ को जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा हो. एक्चुअल डेफिनेशन इंश्योरिंग. क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि इंश्योरिंग द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इससे मालूम चलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है उसकी रक्षा कर रहे हैं वो लोग, इंश्योर कर रहे हैं, सुपरमेसी को बचा रहे हैं. ठीक है. हम्म. और ये कब होगा ऐसा? अगर कोई पर्सन, एक तो लॉ बनाने के पहले इसमें रिव्यू हो सकता है कोर्ट में. दूसरा, अगर ऐसा कुछ गया है तो कोई भी सिटीजन जाकर कोर्ट में, हाई कोर्ट में 226 के थ्रू, हाई कोर्ट, और 32 के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और बताएगा कि रूल हमारे अगेंस्ट है, तो उसमें एक्शन लेके उसे रोका जा सकता है. वाइड इंटरप्रिटेशन में बात करें, सो द टर्म लॉ, लॉ ऑलरेडी हमने इसमें बात कर ली है, लॉ के टर्म की बात की ना.
ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, डेलीगेशन, लेजिस्लेशन, कस्टम विद लीगल फोर्सेस, कुछ भी आ जाए वो चीजें। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आपने सभी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अफेक्टिंग द फंडामेंटल राइट कैन बी चैलेंज इफ दे वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। अगर बेसिक स्ट्रक्चर को मतलब ये वायलेट करते हैं तो उसे हम चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैन बी चैलेंज, फंडामेंटल राइट चैलेंज हो सकता है ऐसे केस पर। अब इसकी हम अलग अलग पॉइंट्स को भी देख लें। ये तो नॉर्मल चीज हो गई आर्टिकल 13 के अंडर में। अब आर्टिकल 13 क्लॉज 1 व्हाट सेज? आर्टिकल 13 clause 1 says that that any law, प्लीज इसको ध्यान रखना, that any law that are existing even before the constitution was constituted and are now in the conflict with the fundamental rights, okay, will now become invalid in the case of any conflict. Just I we discussed, right? अभी जस्ट इसके पहले हमने यही चीज डिस्कस की, कन्फ्लिक्ट के बारे में। समझ आ रहा है? तो अगर फंडामेंटल राइट का कन्फ्लिक्ट अगर कुछ हो रहा है, ऐसी चीजें मैंने अभी कोर्ट लॉ कोर्ट में बताया, ऐसी चीजें हो रही हैं, अगर वायलेट करता है तो कोर्ट एक्शन लेगा, और कोर्ट सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इंश्योर करता है, इसलिए चीजों को ऐसा दिया गया है। इसमें लिखना है आर्टिकल 13(1) सेज दैट एनी लॉ दैट are existing even before the constitution was constituted and are now in conflict with fundamental rights, are now in conflict with fundamental rights, will now become invalid in the case of any conflict, will now become invalid in the case of any conflict। अगर कोई ऐसा केस कन्फ्लिक्ट में आएगा तो इनवैलिड हो जाएगा, यानी वो रूल नहीं माना जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर किसी सिटीजन की चीजों को वो करता है, कोई भी ऐसा लॉ जो एग्जिस्टिंग हो या पहले बना हो, जो फंडामेंटल राइट्स के साथ कन्फ्लिक्ट करता हो अभी, वो हमारा इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, वो चाहे बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन रहा हो, चाहे आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन रहा हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ कन्फ्लिक्ट करता है तो इट मींस दैट लॉ, दैट ऑर्डर, दैट ऑर्डिनेंस इज इनवैलिड। ठीक है, वो नहीं रखा जाएगा उसमें। गेट इट? होप सो। अब आर्टिकल 13(2) नहीं आया समझ, बता देना है वहीं पर। आर्टिकल 13(2) क्या कहता है? आर्टिकल 13(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन says that the state is not allowed to make law। आर्टिकल 13(2) क्लॉज नंबर 32 ओ 13 का 2 बोल देखेंगे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट सेज दैट स्टेट, ध्यान से समझना, स्टेट इज नॉट allowed to make law that violate the fundamental rights of the citizens of India। ओके, और अगर ऐसा कुछ होता है तो सच लॉ विल बी कंसीडर्ड टू बी वॉइड इन द केस ऑफ वायलेशन। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये कैसे कंसीडर किया जाएगा? टू बी वॉइड इन द केस ऑफ वायलेशन।
Get it? अब आर्टिकल 13 3 क्लॉज नंबर 3 क्या कहता है? 3 ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन पर्टिकुलरली डिफाइंस लॉ, इसमें कुछ डिफाइन किया गया, लॉ डिफाइन किया गया है इन द फॉर्म ऑफ लीगल इंस्ट्रूमेंट्स एंड कस्टम्स, कि जो चीजें बनेंगी लीगल होनी चाहिए। कैसे? इसमें लॉ को डिफाइन किया है इसमें बेसिकली 13। एक्चुअल यही है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 का 3 क्लॉज है, एक्चुअल यही है, पूरा उसमें दिया है कि लॉ को डिफाइन किया गया है इन द फॉर्म ऑफ लीगल इंस्ट्रूमेंट्स एंड कस्टम। ठीक है। एंड इसके साथ अब आर्टिकल 13(4) की बात करो, तो आर्टिकल 13(4) क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल 368 does not come under the provision mentioned under article 13। जो मैंने इसके पहले नोट में लिखाया है, ये आर्टिकल 13 के 4 क्लॉज में दिया है। ठीक है। हम्म। ऐसे कुछ केसेस आप इसमें लिख सकते हो। केसेस एग्जांपल के तौर पे आप लिख लो केशवानंद भारती केस। दूसरा आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। नेक्स्ट इज मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनाइटेड ऑफ इंडिया 1997। ओ 1998, सॉरी 1990, 1980, नॉट 1998, 1980। एंड एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। हाँ जी। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स की अगर हम एक देखो, इसमें अगर पॉलिटी लैंग्वेज में देखा जाए कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो आपने पढ़ा ही है। ये बेसिकली जो आपका आर्टिकल 13 के 1 में दिया है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। ठीक है। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में क्या दिया है, क्या मैंने पढ़ाया है, याद है? राइट। हाँ, विद फंडामेंटल राइट्स, नॉट इंटायरली वॉइड, बट इसका कुछ पार्ट तो वॉइड हो ही जाएगा, है ना? कहते हैं जैसे कानून कोई बना, लॉ बना, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इनकंसिस्टेंट के उसमें हो, तो वो हो सकता है कि इंटायरली वर्ड भी हो और थोड़ा वर्ड भी हो। ठीक है। लेकिन इसी को हम इक्लिप्स बोल देते हैं, इसी को बिकम डोरमेंट, ये जो ऐसी चीजें बोलती हैं उससे बोलते हैं डोरमेंट, और डोरमेंट ही इक्लिप्स है। ठीक है। हाँ, इसी को बोलते हैं। बट जो ये चीजें हो रही हैं, मतलब आप ये कह सकते हो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में कि 13(1) जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, 13(1) क्या कह रहा है, 13(1) में मैंने मेंशन किया, आपको समझाने के लिए बताया इसमें कि 13(1) ये कहता है कि दैट आर एग्जिस्टिंग इवन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड are now in conflict with the fundamental rights will now become invalid in the case of conflict, right? In the case of conflict,
लेकिन हो सकता है कि उसका जो फंडामेंटल कन्फ्लिक्ट होना, यानी पूरा हो सकता है कि पूरा फंडामेंटल राइट को वायलेट ना कर रहा हो, कन्फ्लिक्ट कर रहा है, थोड़ी चीजों को लेकर कन्फ्लिक्ट कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं कि मतलब ये पूरी तरीके से ना ही खारिज हो रहा है, ना पूरी तरीके से अडॉप्ट किया जा सकता है, तो उसे बोलते हैं बिकम डोरमेंट। ठीक है। और डोरमेंट की बात करें, डोरमेंट ही इक्लिप्स है। ठीक है। हाँ, इसी को फिर से एक अलग लैंग्वेज में, जैसा आप पूछ रहे हो, बता रहे हो, तो आपकी लैंग्वेज में अगर बात करूं तो द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आर्टिकल 13(1) इज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स, यानी सेज दैट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, यानी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, ध्यान से समझना, are not entirely void but become dormant. That is called eclipsed. Eclipse. ठीक है। सो ये चीजें हैं उसके, क्योंकि हमारा 26 जनवरी से पहले का प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या होता है, 26 जनवरी से पहले की चीजें। ठीक है। 1950। खैर, ये चीज आपने यहाँ तक कर ली, यहाँ तक समझ आ गया सारी चीजें। अब इसके अंदर जो स्टेट वर्ड दिया गया है ना, स्टेट्स, वो कथन वाला स्टेट नहीं, स्टेटमेंट वाला स्टेट नहीं, लेकिन आर्टिकल 13 के अंदर जो भी स्टेट वर्ड यूज किया गया है वो आर्टिकल 12 को यूज किया गया है, ये ध्यान रखना। ठीक है। कि कोई भी स्टेट लॉ नहीं बना सकता, यानी सरकार भी लॉ नहीं बना सकती और आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ नहीं बना सकती। तो वो दोनों, इसमें स्टेट जो वर्ड यूज किया गया है दैट इज, स्टेट मीन्स पूरी भारत, नेशन। पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकती। ठीक। हम्म। 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 हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, अभी चल रहा था केस, काफी चल रहा था, उछल रहा था। देखो, इसमें अगर इसके हिसाब से देखें ना कि ये सैफ अली खान वाला केस जो मामला है, ये केवल एक केस नहीं है, इसके पहले भी हो चुका है ऐसा केस, मामला। ये एक और भी हो चुका था ऐसा सैफ अली खान से पहले। अगर हम सैफ अली खान को ले लें कि इसका, इसको अगर हम इस हिसाब से देखें कि लैंड का, देखो एक तो ये है कि आप अगर यहाँ छोड़ के जाते हो तो सारा का सारा गवर्नमेंट का होता है, वो लीगल है, वो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है। और जब आप वहां से आते हो ना, तो आप क्या बन गए यहाँ के लिए, रिफ्यूजी। क्या हो गए आप यहाँ के लिए, रिफ्यूजी। राइट। नहीं, वो करेगा, वो किस बेस पे बोल रहा है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ऐसी, जैसे कि जो डिस्प्यूट है, जो मामला चल रहा है सैफ अली खान केस का मामला, देखो एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये इनकी प्रॉपर्टी जो मामला है वो 15,000 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है। तो सैफ अली खान भी उसे नहीं छोड़ना चाहता। और गवर्नमेंट का भी मामला अपना एक अलग है। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज हम कह सकते हैं कि ये एक जो लॉ बनता है ना, कि जैसे सपोज करो कि उसके पेरेंट्स यहाँ थे, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स जो भी थे यहाँ पर, इस ग्रैंड मदर, खास करके ग्रैंड मदर थी, आफ्टर पार्टीशन वो कहाँ चले गए, वो चले गए वहां पर,
ग्रैंड मदर ही बची थी, उसमें माइग्रेट कर गई पाकिस्तान। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। जब पाकिस्तान चली गई सैफ अली खान की मदर और ग्रैंड मदर, और मध्य प्रदेश में इनकी प्रॉपर्टी थी, भोपाल में खास करके बता दूं आपको। तो फिर ये जब ये वापस आ गए, इनके फादर यहाँ आ गए, भारत में आ गए, तो जब तक आप वहां पर हो, उस केस में हो, आप इस चीज को ध्यान रखना, दिमाग में अपने बैठालना है आपको, कि आप वहां पर, आपके पेरेंट्स गए तो यहाँ की प्रॉपर्टी छूट गई, आपकी वहां कुछ प्रॉपर्टी रही होगी, आपने वहां वहां तो आपको मिली होगी ना कुछ रहने के लिए प्रॉपर्टी। जहां पर जा रहे हो, जिस पार्टीशन में आप चले गए, तो वहां पर आपकी कुछ प्रॉपर्टी तो मिली होगी, जाहिर सी बात है। तो आप दो स्टेट में कैसे अपनी प्रॉपर्टी साबित कर सकते हो एक साथ? और वो भी हमारी कैसी है, एनिमी कंट्री है। तो जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम इस चीज की है कि एनिमी कंट्री का भी एक एनिमी प्रॉपर्टी नाम दिया जाता है। तो डिस्प्यूट इस मामले में नहीं है। डिस्प्यूट ये कह डिस्प्यूट जो इनहेरिटेंस की बात कर रहा है, एनिमी प्रॉपर्टीज की, पर्सनल इनहेरिटेंस और एनिमीज प्रॉपर्टीज। लेकिन कॉन्स्टिट्यूट हमारा अंडर इंडियन लॉ ये कहता है कि भाई उसकी मदर का माइग्रेशन हुआ था। ठीक है, तो माइग्रेशन में देखो, माइग्रेशन होगा तो वो क्या बन गई है हमारे यहाँ, रिफ्यूजी। और आपने दो जगह लैंड, एक आदमी दो जगह लैंड कैसे खरीद सकता है? आप सोचो, कोई फॉरेनर आ जाए हमारे यहाँ लैंड खरीद सकता है ऐसे? यस और नो? नो, नहीं है ना। तो अगर आपने छोड़ दिया देश और आपने सिटीजनशिप ले ली कहीं की, तो फिर तो आप यहाँ के नहीं रहे ना, देश के। ये तो आप बेच के जाते सारा, वो अलग बात थी। नहीं गए तो देश का हो गया, क्योंकि आपने सिटीजनशिप ले ली कहीं और की, और आपके यहाँ कोई बचा नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम इसमें आती है। सो इसके लिए है कि ये एक लीगल डिस्प्यूट हुआ सैफ अली खान और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में, कि भाई ऐसी चीजें कैसी होनी चाहिए। तो सैफ अली खान फैमिली जो है हैव बीन डिक्लेयर्ड एज ए इनेमिस प्रॉपर्टी। जो सैफ अली खान फैमिली है, हैव बीन डिक्लेयर्ड एज ए इनेमिस प्रॉपर्टीज। सैफ अली खान ने चैलेंज किया डिक्लेरेशन ऑफ दिस, अगर खास करके हमें देखें, दीज प्रॉपर्टीज एज इनेमी प्रॉपर्टीज इन द मध्य प्रदेश। ये 2005 से लगभग ऐसा चीज चालू किया गया। इसके कुछ इंटरेस्टेड टॉपिक ये है, अगर इसके पॉइंट करूं मैं, अगर टॉपिक की बात करें प्रॉपर्टी के, सबसे पहली बात ये है कि सैफ अली खान और इनेमी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, कि प्रॉपर्टी इनेमी होगी, क्योंकि जो वहां लोग गए उनकी प्रॉपर्टी है। आप यहाँ आके इंडियन सिटीजन ले लिया, तब तो आपके हाथ में नहीं थी ये। अगर आप उसी टाइम पर, यानी देश आजाद होने के तुरंत पहले, आप आकर इसमें दावा, आप यहीं पर रुक जाते और अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के नहीं जाता कोई, या उसके बाद भी एक पर्सन अगर यहाँ रह रहा होता आपका, तो मानी जाती है। तो ये मामला यहाँ से आता है इसका। सैफ अली खान की जो ग्रैंड मदर थी, जो भी उनकी मदर का नाम रहा हो, ग्रैंड मदर का, 1950 में पाकिस्तान मूव कर गए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जस्ट। ग्रैंड मदर इनकी वहां पर जाके, और दूसरा, ध्यान से समझना, जो इनकी दूसरी ग्रैंड मदर थी, दूसरी ग्रैंड मदर, ध्यान से समझना, इनकी एक ग्रैंड मदर नहीं थी, इनकी कई सारी ग्रैंड मदर थी। दूसरी ग्रैंड मदर थी, वो भारत में रहती थी। एक ग्रैंड मदर पाकिस्तान पहुंच गई। ठीक है, अब जब इनके ग्रैंडसन हुए सैफ अली खान, ये आए, और इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को इनहेरिटेट करने की बात करी, तो इसमें खास करके वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे थी, जानते हो? वो उसके नाम पे थी जो इनकी ग्रैंड मदर पाकिस्तान जा चुकी थी। और जो इनकी ग्रैंड मदर यहां थी, उनके नाम पे तो प्रॉपर्टी थी ही नहीं। अब ये क्लेम कर रहे हैं कि वो मेरी है। सो वो इनकी कैसे हो जाएगी? सोचने वाली बात है ना। तो ये मामला फंस जा रहा है इसमें। तो इस वजह से ये मामला कोर्ट पे चल रहा है अभी। और चीजों की, इसलिए एनेमी प्रॉपर्टीज एक्ट 1968 के तहत इस
इसको चीजों को रखा गया। अब इसके तहत ये कह रहा है कि कोई भी इनेमी इसमें आर्टिकल 60 वो एक्ट जो हमारा है इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 ये कहता है कि कोई भी जो आपके इस लॉ के अंदर प्रॉपर्टीज कांट बी इनहेरिटेड टू आर ट्रांसफर बाय एनी पर्सन। अगर इनेमी प्रॉपर्टी है तो किसी भी पर्सन के लिए ना ट्रांसफर होगी ना इनहेरिटेड हो सकती है। ठीक है, तो अगर वो रूल है हमारे यहाँ तो हम कैसे कर सकते हैं। फिर ये 2017 में इसमें कुछ अमेंडमेंट भी हुआ एनिमी प्रॉपर्टीज में, जिसमें ये हुआ कि चलो ठीक है इनहेरिटेंस ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी वो अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है कि अंडर दिस अमेंडमेंट 2017 में जब अमेंडमेंट आया राइट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द एनिमी प्रॉपर्टीज वाज अबॉलिश्ड। बट आफ्टर दिस एनिमी प्रॉपर्टी कांट बी ओन्ड बाय दिस बाय एनी पर्सन। अबॉलिश तो कर दिया गया लेकिन ये कहा गया कि कोई भी पर्सन इसे ओन नहीं कर सकता किसी भी पर्सन के थ्रू। तो उसमें तो सैफ खान भी आते हैं। ठीक है, नॉर इट कैन बी ट्रांसफर टू एनी पर्सन, ना ही ट्रांसफर हो सकती है। तो ये चीज इसमें कही गई है और ना ही इसमें कोई नन इनेम जो इनेमिनेशन है वो भी नहीं। तो ये मामला है, तो इसमें सैफ खान डबल मजा लेने की कोशिश करे, तो अपनी दादी का भी ले लिया और दूसरी जो दादी वहां गई जिसके नाम पे प्रॉपर्टी थी उसकी भी ले ले रहे हैं। तो अब ये अलग बात है ना, ये तो आपके दादाजी की बात है कि आपके दादाजी 10 शादियां किए होंगे तो क्या करेंगे बताओ। तो आप सारी अगर किसी के बच्चा नहीं हुआ और प्रॉपर्टी तो आप उनकी ले लोगे जबरदस्ती, प्रॉपर्टी नहीं ले सकते ना। और उनका बेटा आके उनके जो जो उनकी मदर से बच्चे, उनकी ग्रैंड मदर से जो बच्चे हुए होंगे उस वाली मदर से, तो उनके नाम पे प्रॉपर्टी होनी चाहिए था अगर वो रहते यहाँ पर। उनके बच्चे अगर होते, बच्चों के बच्चे यहाँ पर, वो इसे क्लेम कर सकते थे। बट वो यहाँ पर है नहीं, वो वहाँ पाकिस्तान में शिफ्टेड है। तो कैसे चीज बनेगी ये? ठीक है, मामला समझ आया आपको? बड़ा पेचीदा है, इस चीज को ध्यान में रखो। ठीक है, बाकी की चीजें हम और कुछ पूछना हो पूछ लो। तो अभी 13 हमारा चल ही रहा था। तो 13 में ये चीजें हैं, इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल आते हैं वो आगे तो भला उसमें काम करते रहेंगे, साथ ही जोड़ते रहेंगे। अब आर्टिकल 14 करते हैं। हाँ, हाँ क्वेश्चन आंसर आपका करेंगे। अब आर्टिकल 14 से, हाँ क्या करो, क्वेश्चन दे दो। ओके ओके, अब नेक्स्ट वो दे देता हूँ और नेक्स्ट का बता देता हूँ जो थोड़ा सा पढ़ सकते हो। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी कहाँ से होता है हमारा, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, तो आर्टिकल 14 को पढ़ेंगे, आर्टिकल 16 15 पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा बड़ी बड़ी चीजें आएंगी, सो इन्हें हम कल पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप लिख सकते हो। क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप कर सकते हो। ओके, लिखो आप क्वेश्चन। एक सेकंड। लिखो। आर्टिकल 13
Article 13 is the backbone of judicial review in India. Judicial review in India examine the statement in light of constitutional provisions and judicial interpretation. ठीक है, 150 वर्ड्स में लिखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखना है। हाउ डज, हाँ ओके, आर्टिकल examine the statement in light of constitutional provisions and judicial interpretation. Next is, how does article 13 ensure the supremacy of the constitution, ensure the supremacy of the constitution, discuss with relevant case law, discuss with relevant case laws. Okay, 200 words. केस लॉज, एक लॉ नहीं है, लॉज, बहुत सारे लॉज। ठीक, अब आपका क्वेश्चन भी चेक कर देते हैं इसमें। ओके ओके, आपको जाना है तो ठीक है, ठीक है, ओके बेटा, ओके ओके। आपने मुझे भेजा हुआ है? हाँ, भेजा हुआ है। हम्म इसे दोबारा से रीज्वाइन करो, कट करके, नहीं तो बीच में फिर डिस्टर्ब करेगा। दोबारा से लिंक ज्वाइन करना। हम्म अब ठीक, हाँ अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, डोंट वरी, सब हो जाएगा। देखो, आ गया। हम्म explain the ideals enshrined in the preamble। अच्छा, ये मैंने दिया था क्वेश्चन खुद ही। हाउ डू दे गाइड इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन पॉलिटी।
हिंदी इसका मतलब ईमानदार सत्यनिष्ठा होता है इंटीग्रिटी का मतलब, ठीक है। हाँ, सत्यनिष्ठा ईमानदारी तो एक हो गया कि ऐसे ही ईमान, सत्यनिष्ठा होता है जब काम में आता है ना, काम भी ईमानदारी से कर रहे हो और ईमानदारी रख भी रहे हो, ठीक है। कई बार होता है काम ईमानदारी से करते हैं, बाकी चीजों में ईमानदारी नहीं रहती, तो हर चीज में ईमानदारी, अकाउंटेबिलिटी के साथ अकाउंटेबिलिटी भी लेना इसके अंदर आ जाता है। ईमानदार होना अलग बात है, लेकिन ईमानदार के साथ साथ आप लेजी हो, अकाउंटेबिलिटी आप नहीं लेते हो, अकाउंटेबिलिटी नहीं निभा रहे हो, अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो, ईमानदार क्या करेगा आदमी, है ना। सपोज आप आईएएस बन गए और ईमानदारी बस है आपके अंदर, और आपने उसमें ईमानदार बहुत हो लेकिन काम ही नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा आपका, बेकार हो गए ना आप। आपकी ईमानदारी किसी काम की नहीं रही ना, तो सत्यनिष्ठा है मतलब अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा आपको, करना भी पड़ेगा, इसलिए सत्यनिष्ठा बोलना। हम्म। ये ठीक काम किया है, आप थोड़ा ठीक कर रहे हो, धीरे धीरे आ जाएगा। आएगा। जब ऐसा फ्लो चार्ट है ना, थोड़ा सा इसको बनाने का मैं तरीका बताता हूँ, देखो। आइडियल्स, ठीक है। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, जस्टिस। अब जस्टिस में तीन चीजें, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। के आगे कुछ है तो वो थोड़ा सा दिखता है कि अच्छा आपने फंक्शनिंग ठीक से की है, ठीक है। जैसे आप ये सोचो कि आप कोई भी चीज आपके पास आएगी ना, किसी को दिखाना है, आप ये सोचना है कि आप ब्यूरोक्रेट हो चुके हो, आपको ये दिखाना है कैसे इसको हम लोगों तक बात ये पहुंचेगी, कैसे समझेंगे लोग, इंडायरेक्ट है ना, वैसे बनाया आपने, ठीक है, शुरुआत तो की है, धीरे धीरे फ्लो चार्ट आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इतना स्टेटमेंट नहीं देना है, आपने जो डाल दिया ना इसमें, अब बस जैसे कि एक छोटी सी, जैसे इतना डाला ये काफ़ी है। आर्टिकल 19 अगर वैसे डालते हो सभी को मालूम होता है, तो जैसे आर्टिकल 19 की बात कर दी, आर्टिकल 21 की बात कर दी, आर्टिकल 14 की बात कर दी, तो इतना इतना चलेगा, इतना इतना चलेगा, नो डाउट, बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। कि अब इसके अंदर भी लिख दो ये कैसे क्या है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन आप कर ही रहे हो, तो अब उसमें क्या है कि क्या चीज़ों को आप लेकर आओगे। नया डालना पड़ेगा अब, बीजी राम जी। अब सरकार चाहती है तो करना तो पड़ेगा, देखो कुछ ना कुछ उसके हिसाब से।
नॉट वाला तो वर्ड ही नहीं लिखना ना बेटा अब इसमें। ये है उसका पार्ट। ठीक है, ये है मतलब है। ठीक है। हम्म। इंटीग्रल पार्ट का ठीक है। बस ये है कि इसमें पावर नहीं है, इस चीज को देखना है, ये चीज आपने नहीं लिखी है इसमें। इसमें सब कुछ मेंशन है बट प्रियम्बल के पास पावर नहीं है किसी चीज को करने के लिए। ठीक है। सो ये चीजें हैं। बाकी इसकी चीजें आपने ठीक की हैं। थोड़ा सा अभी अब अगर इसमें, जैसे कि आपने किया है इसमें काफी चीजें, बट प्रियम्बल के कुछ केसेस में आपने जो छोड़ दिया है इसमें, जो ऐसा मुझे लगा है जो आपने छोड़ा हुआ, दैट इज केस उन भारती केस, जो केसेस मैंने डाले थे ना, दिखाए थे, वो नहीं डाले आपने। हाँ वही बस डाला हुआ। क्योंकि पहली बार जो चैलेंज आया ना, तो जो पहले चीज़ें चैलेंज आती हैं शुरुआती दौर पे, उनको मेंशन जरूर करना है कि इस टाइम पे यहाँ की इन चीज़ों को हटाने का या बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट की बात की गई थी। उसके बाद से फिर इसमें मैं क्या जी, कंक्लूजन में नहीं, ऊपर डाल दो, कंक्लूजन में लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर डाल दो। ठीक है। सो उसे मालूम चल जाए कंक्लूजन में जब लिखोगे ना कि ये वो नहीं किया जा सकता, इसको बदला नहीं जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता, तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो कि एबव मैंने मेंशन किया हुआ है, मतलब आप वो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि ऊपर बच्चे ने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है। तो वो फायदा है। तो उस चीज को थोड़ा सा इसमें डालना है, समझना है। ठीक है। कि एक तो केसेस आपको इसमें मेंशन करना है जो मिसिंग है, केसेस मिसिंग है, वो करने हैं। और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा इसमें ये इन चीज़ों को ध्यान रखना है। फ्लो चार्ट थोड़ा सा बनाया है आपने, और भी ठीक से बनाना है। ठीक है। बल्कि नहीं लिखना, आर्टिकल बल्कि नहीं लिखना है। ठीक है। इतनी भी बड़ी इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, वैसे दे दिया है कोई बात नहीं, लेकिन इतनी जरूरत नहीं थी हमें देने की। ठीक है। अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड दिस एंड दिस अगर लिखना चाहो, अडॉप्टेड इसमें हुआ, स्टार्ट इसमें हुआ। ठीक है। आपने ये लिख ही दिया, इससे अच्छा क्या हो सकता है। आपने जो ये डाला है, इसमें भी हाई अंडरलाइन भी करो, इस चीज को पालकी वाला को अंडरलाइन करो। ठीक है। बहुत जरूरी है, जो चीज आप मेंशन करना चाहते हो ना, उनको आप क्यों नाम लेकर आ रहे हो किसी का, इसलिए कि आपको अच्छे मार्क्स मिले, तो उसको हाईलाइट करो, उसके माइंड में आना चाहिए, क्लिक होना चाहिए देखते ही। हैं? कहाँ पर लिखा है? नहीं नहीं नहीं, ये इतना बताने की जरूरत थोड़ा ना कि ये कौन था। भाई इन्होंने ऐसा बोला हुआ है, इनका कोटेशन है, इनका स्टेटमेंट है, सो मैंने लिख दिया है स्टेटमेंट, बस खत्म, दैट्स इट। ठीक है। इतना नहीं सोचना है इसमें। हम्म। लेकिन ये फोर्थ थोड़ा ना है, फोर्थ है। 44 है कि 42 है? 1976 में 42 आया ना। हाँ वही, ये रॉन्ग है। अच्छा, नहीं पूरा लिखना पड़ेगा उसको, सीए नहीं कर सकते हो ना। सीए के मतलब बहुत सारे मतलब आ जाते हैं, अब तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आ गया है, एक्ट आ गया है।
तो वो चीज़ें नहीं आएंगी, इसमें पूरा लिख दो, उसका कोई ऐसा नहीं। ठीक है। इस चीज़ को करो आप। तो इनको करना, थोड़ा सुधार करना है, एक बार फिर से लिखो इसको, लिखना। ठीक है, हाँ। ओके।